Hello aspirants, welcome to Niyogi IAS and welcome to the test number 9 of Polity. बेसिकली ये जो है आपका कुछ मेजर टॉपिक्स पे बात करता है पॉलिटी के, जैसे पंचायती राज हो गए, पब्लिक पॉलिसी हो गया, राइट के इश्यूज हो गए एट्सेट्रा। तो हमने पॉलिटी का जो है 2 टेस्ट कवर कर लिया है। पॉलिटी टेस्ट 7 जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करता था। पॉलिटी टेस्ट 8 में हमने देखा पॉलिटिकल सिस्टम, द रिलेशंस, मेनली फोकसिंग ऑन द रिलेशंस बिटवीन योर सेंटर एंड द स्टेट। एंड अब हम आ गए हैं टेस्ट नंबर 9 पे, जहाँ पे हम थोड़ा सा लोकल बॉडीज़ की तरफ इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, तो लेट अस मूव अहेड विद अ फ्रेश एनर्जी एंड अ फ्रेश टॉपिक्स ऑल्सो। आई होप कि आप सभी लोगों का टेस्ट अच्छा गया होगा। अगर नहीं गया है तो डोंट गेट अपसेट। We will make sure that after this discussion all your concept related to these topics are clear. Consider the following statements. यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है और उसके सामने जो है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है, हमको जो है मैचिंग करनी है। लेट अस सी। आर्टिकल 243G क्या ये बात करता है पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत की? एब्सोल्युटली यस। बेसिकली दिस आर्टिकल जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर को बोलता है कि आप पार्लियामेंट को पावर दीजिए कि वो अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रॉपर तरीके से जो है कर सके। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 243H क्या ये फाइनेंसेस के बारे में बात करता है? एब्सोल्युटली ट्रू। ये भी जो है ये स्टेट जो है अलाउ करती है पंचायत को टू लेवी, कि वो भाई लेवी कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। क्या चीज़ें? टैक्स हो गया, ड्यूटीज़ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके 243H में है। 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बेसिकली ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन इन एवरी 5 years इंश्योर करता है। और ये क्या करता है, ये जो बॉडी है ये देखती है कि क्या स्टेट और पंचायत के बीच का जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो these articles are very important for you. Learn by heart. All 3 statements are correct. Regarding the composition and function of urban local body, consider the following statements. The 74th Amendment mandates that mayor must be an elected member of the municipal council. See, basically ये जो है ये इलेक्टेड मेंबर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। बेसिकली ये जो मेयर का इलेक्शन होता है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे होता है, वो किस तरह से कराना चाहे। ओके, किस तरह से कराना चाहे। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हो गया हमारा रॉन्ग। The provisions related to reservation of seats for women apply only to municipality and not to the chairperson. This is also correct. This is also incorrect. क्योंकि ये जो है दोनों को अप्लाई करता है, ना कि सिर्फ म्यूनिसिपैलिटी को। द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी मस्ट इंक्लूड मेंबर्स फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी चोजन फ्रॉम अमॉन्ग द इलेक्टेड मेंबर्स। ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी होती है, जिसका आर्टिकल है 243ZE, ये जो है इसमें जो है म्यूनिसिपैलिटी के लोग होने चाहिए और वो भी इलेक्टेड मेंबर से लिए जाने चाहिए। ठीक है। Uttar Pradesh has become the first state in India to bring all urban local bodies under one digital platform. This is not Uttar Pradesh, but this is Madhya Pradesh, and this is talking about a platform E-Nagar Palika 2.0. Very important. बहुत ही अच्छा इनका कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो है सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो है वो इस पे आ गए हैं। तो हमको डेटा कलेक्ट करना, डेटा बेस में जो है आसानी हो गई है। तो आई कैन से that only 3D is your correct answer. Consider the following state relationship between State Finance Commission and the local bodies. The recommendations of SFC are advisory only. This is correct. Basically इनका जो recommendation है binding नहीं होता है, it is advisory. The Central Finance Commission reviews the financial position of both municipality and
पंचायत। सेकेंड स्टेटमेंट जो है बेसिकली दिस इज सेइंग कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये काम है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन का, अभी हमने पढ़ा था। क्लियर? The Central Finance Commission is constitutionally required to take into account the recommendation made by SFC. See, this is also correct statement. Basically, ये जो SFC जो recommendation आपका CFC को देती है, जो आपकी स्टेट फाइनेंस कमीशन जो आपको सेंट्रल फाइनेंस कमीशन को जो रिकमेंडेशन देती है, वो जो है इनको लेना पड़ता है। क्लियर? सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आर्टिकल 280 के क्लॉज 3 में। मेक नोट ऑफ इट। तो हम बोल सकते हैं कि ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। विथ रेफरेंस टू पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स 2024 कंसिडर। ओके, द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. It assesses states on the extent of devolution of 3F funds, function and functionaries. Very true statement. ये इंडेक्स में जो है पंचायत के वर्किंग को 3 ढंग से बताया गया है या एसेस किया जाता है. तमिलनाडु टॉप्ड द इंडेक्स इन 2024. So basically this is wrong because which state topped? कर्नाटका. तो बहुत ही अच्छा आपका ये डेवोल्यूशन इंडेक्स रिपोर्ट निकलता है जो आपका पंचायती राज निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, जिसमें वो पंचायत के फाइनेंस के बारे में जो है अच्छी तरह से असेसमेंट करके रिपोर्ट बनाती है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 आर करेक्ट. द स्वामित्व स्कीम रिसेंटली एक्सपैंडेड इन 2024 प्राइमरीली एम्स टू. हमको पता है कि स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे of villages and mapping with improvised, आप लिख लीजिए, improvised technology in village area. तो बेसिकली जो भी विलेज एरिया के लैंड होते हैं उनको जो है प्रॉपर टेक्नोलॉजी बेसिस पे उनका मैपिंग करना, इससे बहुत ही बड़ा हेल्प होता है आपका फार्मर्स को टू असेस द सीजन, क्रॉप सीजन, और उस हिसाब से जो है ये अपने क्रॉप्स को प्लान कर सकते हैं. तो अगर हम देखें तो 5th का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, टू डिजिटाइज द ओनरशिप ऑफ रूरल प्रॉपर्टीज थ्रू ड्रोन मैपिंग. टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है यहाँ पे ड्रोन, और जितने भी रूरल प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपका जो है मैपिंग किया जाता है, जिसमें जो है स्टेट को भी हेल्प होती है असेस करने में कि कौन कहाँ रह रहा है, कितना स्कैटर्ड है, फार्मर्स को भी हेल्प होती है. तो बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. कंसिडर ई ग्राम स्वराज. लेट अस सी, हम समझते हैं क्या है. It is a mobile and a web-based app that integrates planning, accounting and monitoring functions of पंचायत. Basically ये बोल रहा है कि ये पंचायत के लिए एक ऐप है जो उनके प्लानिंग, अकाउंटिंग और फंक्शंस को मॉनिटर करता है. तो ये स्टेटमेंट हो गया एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज़ जॉइंटली मैनेज्ड बाय पंचायती राज एंड नीति आयोग. ये नीति आयोग इसमें कुछ नहीं करता है, ये आपका पंचायती राज ही करता है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज. In 2025, e-Gram Swaraj was integrated with government e-marketplace to enable local procurement. This statement is also correct. Government e-marketplace भी आपका, आप जाके देखिए ये पोर्टल, आप वेब में सर्च करिए गवर्नमेंट e-marketplace, वहाँ पे भी प्रोडक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए मिलते हैं. ट्रेडिशनल हो गया, ताकि जो है लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए. So this is also correct. So 1 and 3 are correct. Moving on to the next. Which constitutional body is responsible for conducting elections in each state? This is very easy question and you all must be knowing that State Election Commission has the responsibility to conduct the elections in each state. ठीक है. पंचायत के भी जो इलेक्शन होते हैं, जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा किए जाते हैं.
और ये जो है म्यूनसिपैलिटी के भी इलेक्शंस जो है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है करती है, ठीक है। रिगार्डिंग विमेन्स पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, लेट अस सी। The constitution mandates not less than 1/3 reservation of seats in women पंचायत। बताइए। सी दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, जिसमें बोला गया था कि नॉट लेस देन 1/3 रिजर्वेशन जो है विमेन को मिलना चाहिए। Several states such as Bihar and Rajasthan have extended their reservation to 50% also। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जो 1/3 से भी ज़्यादा विमेन को रिजर्वेशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है बिहार और राजस्थान, ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत, ठीक है। नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट विच स्टेट हैज़ नाउ गिवन more than 50% रिजर्वेशन टू द women इन द पंचायत। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मेंस में भी आप इसको एज एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। The 2024 Ministry of Panchayati Raj guidelines require compulsory attendance of elected women in ग्राम सभा मीटिंग। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट ए गाइडलाइन। कोई कंपल्शन नहीं है कि उनको अटेंड करना ही है। तो ओनली वन स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, दैट इज योर फर्स्ट वन। The 11th schedule of constitution contains subject that may be devolved to panchayats. Which of the following are there? हमको पता है कि बेसिकली आपका 11th शेड्यूल जो है पार्ट 9 के बारे में, पंचायत्स के बारे में बात करता है, और ये जो है 29 सब्जेक्ट्स पंचायती में इंक्लूड होते हैं। लेट अस सी क्या क्या है वो। तो अगर हम देखें तो इसमें से फिशरीज पंचायत में है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, मार्केट एंड फेयर्स भी है, लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर और जो पुलिस है वो नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि दिस इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, आप एक बार जाके एक नज़र मार लीजिए कि वो 29 सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं जिस पे पार्लियामेंट जो है अपने पॉलिसीज़ वगैरह बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट। The Gram Panchayat Development Plan GPDP for 2025-26 emphasizes localization of SDG। See, localization of SDG का मतलब ये होता है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमको अचीव करना है 2030 तक, उसको पूरा लोकल रूट होना चाहिए। मतलब कि वो पूरे लोकल में भी उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस वो सिटीज़ में ही हो रहा है, लोकल लेवल पे भी एसडीजीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो अगर हम देखें तो लोकल लेवल की बात जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए करता है, दैट अलाइनिंग विलेज लेवल प्लानिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई लोकलाइजेशन करना है एसडीजी का, मतलब कि उनको विलेज प्लानिंग तक पहुंचना है, ठीक है, बॉटम से बॉटम तक जो है पहुंचना है। सो विद दिस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। Which of the following principles underlies sound administrative framework in India? एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कौन कौन सा हमको लगता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, यस। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मतलब कि किसी एक के पास पावर नहीं बल्कि पावर जो है वो डेलीगेटेड है, स्प्रेड है, थर्ड। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर ध्यान डालता है। दिस इज़ ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें कि सबसे सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है, डेलीगेट लेजिस्लेशन से क्या होता है, व्हाट इज़ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दीज आर योर बेसिक कीवर्ड्स। In 2025, the government launched National Capacity Building Framework for Civil Servants 2.0 under Mission कर्मयोगी। इसका प्राइमरी फोकस क्या है, किसका? नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क, NCBF।
तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक तरह का इकोसिस्टम बनाया गया है मिशन कर्मयोगी के अंडर, जहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके का इनको स्किलिंग, ट्रेनिंग, असेसमेंट, नॉलेज वगैरह प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपिंग अ कंटिन्यूअस लर्निंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिविल सर्विस इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड लर्न अबाउट व्हाट इज मिशन कर्मयोगी एंड व्हाट इज एनसीबीएफ इन थोड़ा सा डिटेल। कर्मयोगी के लिए ही ये आपका एनसीबीएफ बनाया गया है, जिसके थ्रू जो भी आपके सिविल सर्वेंट्स हैं वो जाके स्किलिंग अटेन करें, और ऑलरेडी अगर स्किल है तो उसको रीस्किल करें, एट्सेट्रा। ओके, लेट अस मूव अहेड। With reference to public service delivery reform, let us see what is there. The 2024 amendments to Digital India Act aims to enhance the service delivery through AI-enabled grievance redressal system. बताइए, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका डिजिटल इंडिया एक्ट है, आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो है एआई एनेबल्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल है? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आप देख के पढ़ोगे कि मैम सही लग रहा है क्योंकि डिजिटल की बात हो रही है और आज का ज़माना तो एआई बेस्ड हो ही गया है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल निकालने में क्या है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न अभी नहीं लाया गया है। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ इट। ऐसा कोई प्रोविज़न अभी नहीं लाया गया है। The right to public service act are enacted both by parliament and state legislature. Obviously, सिर्फ पार्लियामेंट के enact करने से तो नहीं होगा, स्टेट भी अपने अपने लेवल्स पे जो है इसको enact करते हैं। The Sevotum model was introduced by Second Administrative Reform Commission, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सेवोटम मॉडल जो है, मैं आपको बता दूं, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, सेवा और उत्तम। बहुत ही अच्छा मॉडल है, ये आप पढ़िएगा। ये हमको सिखाता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसे की जाती है, सोसाइटी के लिए जो सर्विस होती है वो किस तरह से हम करें कि एफिशिएंट वे में निकल के आए। इसमें वो स्टैंडर्ड्स, ग्रीवेंस और भी चीज़ों के बारे में बात करता है, लेकिन ये सेकेंड एआरसी के द्वारा लाया नहीं गया था। तो दिस स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट। तो विद दिस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट। Which best describes policy paralysis, a term often discussed in governance analysis? Policy paralysis, सुन के ही लग रहा है कि किसी तरह का पॉलिसी को कुछ हो गया है, राइट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। Delay or inaction in policy decision making due to fear of political or legal consequences. Rapid implementation without consultation. देखिए, पैरालिसिस है मतलब कि काम जो है स्लो डाउन हो गया है, तो रैपिड तो रहेगा नहीं, रैपिड शब्द ही गलत हो गया। एक्सेसिव प्राइवेटाइजेशन, नो। कॉन्फ्लिक्ट, नो। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। कोई भी आप पॉलिसी बना रहे हो, उसमें अगर आपका डीले हो रहा है, और डीले भी क्यों? फियर ऑफ पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से, तो ये होता है आपका पॉलिसी पैरालिसिस। देखिए, ये सारे जो वर्ड्स हैं, हाई चांसेस है कि आप इसको नहीं पढ़े हो, ना कहीं लक्ष्मीकांत में, ना किसी भी बुक में, ना किसी भी जगह पर। लेकिन आपको वर्ड को डिकोड करना आना चाहिए कि भाई पॉलिसी पैरालिसिस क्या होती है। Consider the following statements. Let us see. The Viksit Bharat Sankalp Yatra 2023-25 aims to ensure saturation of government welfare scheme. This is true. Basically, this is a campaign to enhance the welfare और development scheme को district में जितना ज़्यादा absorption हो सके लोगों में schemes का, government schemes का. The Good Governance Index is released by DARPG. This is true. ये वाला जो इंडेक्स होता है ये बॉडी निकालती है, ओके। स्टेट्स आर रैंक्ड ओनली ऑन सोशल वेलफेयर इंडिकेटर्स, दिस इज रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स पे रैंक करते हैं, जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, तो एक पे तो ऐसे भी वो रैंक नहीं करते हैं। तो विद दिस वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी 1 and 2 आर करेक्ट। In digital governance, the National Data Governance Framework Policy 2024 seeks to
जो आपका नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी है वो क्या करेगा? लेट अस ट्राई टू सी. अलाउ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ पब्लिक डेटा, ये तो नहीं करेगा. अबॉलिश ऑल गवर्नमेंट शेयरिंग प्रोटोकॉल्स, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट. Facilitate anonymized data access for research while ensuring privacy. Yes, very true. Centralize? No. तो बेसिकली ये इस तरह से काम करता है ये पॉलिसी कि हमको जो है रिसर्च के लिए डेटा तो चाहिए, तो हम वो डेटा लेंगे लेकिन किसी के प्राइवेसी को कोई हर्ट नहीं पहुंचाएंगे. तो ये वाला जो फ्रेमवर्क है उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं. Consider the following about Citizens Charter. Let us try to see. The origination is in UK and was adopted in India following Administrative Reform Commission recommendation. This is true. ये जो आपका सिटीजन चार्टर है वो सबसे पहले आपका यूके में आया था 1990 में, और धीरे धीरे जो है वो ग्लोबली स्प्रेड होने लग गया था. सिटीजन चार्टर क्या है? कोई भी पब्लिक ऑफिस के बाहर एक सिटीजन चार्टर लगना चाहिए कि आपके लिए यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी एंड व्हाट यू हैव द राइट टू टेक फ्रॉम दिस ऑफिस. ठीक है. इट इज़ लीगली इन्फोर्सेबल अक्रॉस ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. फॉल्स. दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. ठीक है. ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं रखे हो तो आपको जेल हो जाएगी. Citizen Charter emphasizes service quality, standards and grievance redress. True. किसी भी पब्लिक ऑफिस में आप अगर आपको कोई भी चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी है तो आप सिटीजन चार्टर से आप जानकारी ले सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 आर करेक्ट. Which of the following is or are features of good governance as identified by United Nations? Good governance. Consensus orientation. This is true. Equity and inclusiveness. This is also true. Centralization of authority. Not at all true. And accountability. हमको दिख ही रहा है ऑप्शन में कि अगर अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन होगा तो वो गुड गवर्नेंस में नहीं आएगा. देयर शुड बी डेलीगेशन. तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4 जो है सही है. ठीक है. तो आप यूएन का जो गुड गवर्नेंस का जो एरिया है उस पर भी आप जाके देखिए, आपको उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे दैट हाउ वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द पब्लिक सर्विस डिलीवरी एंड वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव द गुड गवर्नेंस. ठीक है. तो आप मेंस में भी इसको कोट कर सकते हैं. In 2025, India expanded the Digital India Bhashini mission to panchayat level services. This initiatives aim to. तो बेसिकली ये जो भाषिनी मिशन है जिसमें आप पंचायत लेवल पे जो है इसको प्रमोट किया गया था, ये जो है बेसिकली डिजिटल सर्विसेज को मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में एक्सेसिबल बनाने का कोशिश करता है. मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज में एक्सेसिबल बनाने का कोशिश करता है. और ये जो आपका भाषिनी भी है, इसका भाषिनी इंटरफेस फॉर इंडिया इज़ द फुल फॉर्म. तो ये चाहता है कि डिस्ट्रिक्ट पे जो भी आपके सर्विसेज हैं, अगर आपको उसको हिंदी में समझने में दिक्कत है तो आप उसको अपने भाषा में समझिए. ठीक है. तो अगर हम देखें तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी, एनेबल मल्टीलिंगुअल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस सर्विस, ताकि जितने ज़्यादा लोग समझ के उसका लाभ उठा सकें उतना ज़्यादा हमको फोकस करना है. Which reforms are associated with reducing red tape in governance? Red tape का मतलब है डीले. आपको भी पता है, आप लोग सुने होंगे सरकारी काम बहुत डीले चलते हैं. क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें फाइल वर्क बहुत ज़्यादा होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, होल्ड करके रखा जाता है. तो ये इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर इकोनॉमिक ऑफेंसेस. ट्रू. अगर हम छोटे छोटे ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज करें, ठीक है, तो इससे जो है हम रेड टेपिज्म थोड़ा सा कम कर सकते हैं. डिजिटलाइजेशन ऑफ अप्रूवल एंड लाइसेंसिंग प्रोसेस. एब्सोल्युटली ट्रू. जो मैं बोल रही थी, फाइल वर्क बहुत ज़्यादा है, अगर हम आप उसको डिजिटल मोड में कर दें तो काम थोड़ा सा आसान होगा. इंक्रीजिंग प्रोसीजरल क्लियरेंस. इससे तो काम डबल हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे तो और टाइम लगेगा क्योंकि आपने और ज़्यादा क्लियरेंस लगा दिया है. तो ये तो हो गया गलत. विद दिस ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट. 1 and 2.